सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ अच्छे और बेसिक प्रॉब्लम्स। ओके, आई होप आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वैसे हम इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनके थ्रू आपको जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो चलते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। So the problem is the angle between the curves xy is equals to 6 and x square y is equals to 12. Okay, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कर्व्स के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो तो हमने दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल क्या होते हैं, एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होगा। लेकिन दो कर्व्स के बीच के एंगल से हम क्या समझते हैं। ओके, सो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देता हूँ। सपोज करो कि दो कर्व हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, मींस वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर मैं दोनों कर्व्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स। ओके, सो यहां पर जो हमारे कर्व है दैट इज xy 6 एंड x2 y 12। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने होंगे। सो मैं यहाँ से पहली कर्व से y का वैल्यू 6/x को सेकंड में पुट करता हूँ। सो x² 6/x दैट इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ से मैं x का वैल्यू मिल रहा है 2 के इक्वल। ओके, सो x का वैल्यू 2 है, मींस y का वैल्यू हमें मिल रहा है 3। सो आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों कर्व्स के लिए उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना होता है। ओके, सो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, दैट इज dy/dx। तो हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। सो मैं पहले कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू 6/x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज y डैश, सो इसका वैल्यू होगा -6/x², और लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूं m1 के बराबर। ओके, लेकिन ये जो डेरिवेटिव मिला है dy/dx मिला है, ये उस कर्व के लिए जनरल स्लोप है, मींस उस कर्व के सभी पॉइंट पर ये स्लोप होगा -6/x²। लेकिन हमें सभी पॉइंट पर नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है दैट इज 2, 3। सो y डैश मींस m1 का जो वैल्यू होगा एट 2, 3 इज -6/4 दैट इज -3/2। हालांकि यहाँ पर y का यूज नहीं हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस इक्वेशन में y भी होता तो हम y का वैल्यू 3 पुट करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड कर्व पर। सेकंड कर्व है हमारा दैट इज 12 × x⁻²। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो दैट इज -24x⁻³ और लेट्स सेट इसका जो वैल्यू है वो m2 के इक्वल है। लेकिन हमें पॉइंट जो है वो 2, 3 पर स्लोप फाइंड करना है। सो m2 इज व्हाट, m2 इज -24/2 दैट इज 8। सो दैट इज -3। ओके, सो हम दोनों कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर चुके हैं दैट इज -3/2 एंड -3। अब जो हमारा एंगल बिटवीन द कर्व्स होगा वो वही होगा जो उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा। सो एंगल बिटवीन द लाइन क्या होता है, फार्मूला आप सभी जानते ही हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 - m1/1 + m1 m2 मॉडुलस ऑफ दैट। ओके, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा, m2 का जो वैल्यू है दैट इज -3 दैट इज +3/2 अपॉन m1 + m1 m2। सो माइनस माइनस गेट्स प्लस दैट इज 9/2। ओके, सो tan थीटा का वैल्यू यहां से हमें मिलेगा -6 + 3 -3 मॉडुलस लगा है, सो माइनस गेट्स प्लस, सो 3/11। सो थीटा का जो वैल्यू है दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/11। तो जब भी हमें एंगल बिटवीन द कर्व्स पूछा जाए तो आपका जो प्रोसेस होगा वो हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उसके बाद में हमें टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड करना है और फिर हमें एंगल बिटवीन द लाइंस का फार्मूला यूज करना है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ जेईई मेन 2018। ओके, जेईई मेन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ y² = 6x and 9x² + by² = 16 आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दोनों जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और कर्व इंटरसेक्ट कैसे करते हैं, उनका एंगल कैसे फाइंड करते हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल वही वो कर्व्स के बीच का एंगल होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर मैं y² का वैल्यू वहां उस इक्वेशन में पुट करता हूं तो हमें x² में x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा
और क्योंकि उस इक्वेशन में b भी इन्वॉल्व होगा और b का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो वो जो x के वैल्यूज आएंगे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो फिर इस तरह की क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है उसका भी एक पर्टिकुलर मेथड है। आप ऐसा करिए कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेट्स से हम अल्फा कॉमा बीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, इन कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने अज्यूम किया है अल्फा कोमा बीटा। अगर अल्फा कोमा बीटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई भी करेगा। सो यहाँ पर आप देखिए दैट इज बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स अल्फा, ओके, एंड 9 अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें दोनों कर्व्स के लिए स्लोप फाइंड करना है। सो पहले कर्व को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा सो द स्लोप इज द 2y into y dash is equals to 6 from this equation y dash का जो वैल्यू आएगा वो दैट इज 3 upon y। लेकिन क्योंकि हमें जो स्लोप फाइंड करना है वो अल्फा कोमा बीटा पर फाइंड करना है, सो एट अल्फा कोमा बीटा द स्लोप ऑफ द लाइन इज 3 over बीटा एंड लेट्स से दैट इज m1, ओके। सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, हमने फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया है, अब मैं सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। सो दैट इज 18x plus 2by into y dash is equals to 0। so यहाँ से जो y dash का वैल्यू मिलेगा that is 9 upon 9x upon by। लेकिन क्योंकि हमें अल्फा कोमा बीटा पर स्लोप फाइंड करना है सो अपना जो y dash होगा, y dash का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 9 अल्फा ओवर b बीटा एंड that is m2, ओके। m1 भी मिल गया, m2 भी मिल गया और हमें एक और कंडीशन गिवन है दैट लाइंस आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मींस m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू -1। सो यहां से m1 m2 का वैल्यू -1 मिलेगा। हम दोनों स्लोप्स को लिखते हैं 3 अपॉन बीटा इनटू -9 ओवर -9 अल्फा अपॉन b बीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस गेट्स प्लस दैट इज 27 अल्फा इज इक्वल्स टू b बीटा स्क्वायर। अल्फा और बीटा में इक्वेशन मिली है और सेम इक्वेशन हमें कुछ इसी फॉर्मेट की इक्वेशन यहाँ भी दिख रही है, तो मैं बीटा स्क्वायर का वैल्यू वहां पर पुट कर देता हूँ। सो दैट इज 27 अल्फा इज इक्वल्स टू b इनटू बीटा स्क्वायर इज 6 अल्फा। अल्फा अल्फा गेट्स कैंसिल आउट, सो b का वैल्यू आ रहा है 27 अपॉन 6, 3 से कैंसिल करते हैं सो 9/2। सो b इज इक्वल्स टू 9/2। जेई मेन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें वो ध्यान रखना है कि जब भी कर्व्स के बीच के एंगल की बात करें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके दोनों कर्व्स के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और उसके बाद में दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, ओके। सो चलते हैं कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पर। अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स के बारे में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स से क्या हम समझते हैं, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास में दो नदी के किनारे हैं जो वाटर रिवर बैंक है, ओके। सो अगर हमसे बोला जाए कि इस रिवर बैंक पर इस पर हमें एक ब्रिज तैयार करना है ताकि, और ब्रिज को इस तरीके से तैयार करना है कि हम जो मटेरियल यूज करें वो कम से कम यूज हो। सो अगर कम से कम मटेरियल यूज करना है तो हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? तो इसका भी कॉन्सेप्ट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम दोनों कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो, दोनों टेंजेंट पैरेलल हो, या ऐसा कहें कि उनका जो नॉर्मल है, दोनों का जो नॉर्मल है अगर कॉमन नॉर्मल होता है तो उस कॉमन नॉर्मल के अलावा जो डिस्टेंस होगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ओके। यहाँ पर जो हमारा कर्व है, एक है पैराबोला और एक और है सर्कल। सर्कल का सेंटर है 6,0 and its radius is 36 minus 27, that is 9, root of 9 is 3, okay। so सर्कल और पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पैराबोला हो गया और 6,0 और इसका रेडियस जो है वो 3 है, सो समवेयर हियर, ओके। तो ये हो गया आपका 6,0, ये आपका पैराबोला, ये आपका सर्कल है। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा तो हमें ये तो समझ आता है कि कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कर्व इंटरसेक्ट करते हैं सो इन दैट केस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी तब कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओके। सो हम क्या करते हैं कि इस पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं
और पैराबोला पर जो नॉर्मल होगा वही सर्कल के लिए नॉर्मल होगा, और सर्कल के नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी होती है दैट एवरी नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ओके, उसके सेंटर से पास होगा। तो जब यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो इसके सेंटर से पास होगा वो। ओके, अब यहाँ पर अगर हम पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं तो हम उसका डायरेक्टली यूज करें, अदरवाइज हमें पैराबोला को डिफरेंशिएट करके उसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। यहाँ पर पैराबोला जो है स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है दैट इज माइनस ऑफ tx plus 2at plus at cube। ओके, here a is 1 so that is minus of tx plus 2t plus t cube। ये जो हमने नॉर्मल का इक्वेशन निकाला है ये जो है वो पैराबोला के लिए। ओके, अब ये जो नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से भी पास होगा, सो दैट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 6,0। सो यहां से हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6t plus 2t plus t cube। सो देयर इज t cube minus 4t is equals to 0। यहां से t को कॉमन ले लेते हैं, सो देयर इज t square minus 4 is equals to 0। सो यहां से हमें t के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, सॉरी तीन वैल्यूज मिल रहे हैं, 0 2 एंड -2। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि पैराबोला पर मैक्सिमम एक पॉइंट से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमें जो पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि हम पैरामीट्रिक फॉर्म जानते हैं, पैराबोला का होता है at square 2at, here a is 1, t का वैल्यू पहले हम 0 लेते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट इज 0,0, 2 लेते हैं दैट इज 4,4, और -2 लेते हैं दैट इज 4,-4। ओके, t के 3 वैल्यूज मिले हैं, वो 3 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें पैराबोला पर 3 पॉइंट मिल रहे हैं जो कि 0,0, 4,4 एंड 4,-4 है। अगर ये पॉइंट 4,4 होता है, सो यहाँ पर एक और पॉइंट होगा दैट इज 4,-4, और यहाँ पर होगा 0,0। सो या तो ये डिस्टेंस लेट्स से दैट इज d1, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज d2, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं दैट इज d3। ओके, हमें सिमेट्री से दिख रहा है कि d1 और d2 के वैल्यू तो इक्वल हैं, सो हम d1 या d2 में से कोई भी एक फाइंड करते हैं। सो d1 का वैल्यू क्या होगा? ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस माइनस द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो देयर इज 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट एंड माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल। सो d1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मींस 4 प्लस 16 दैट इज 20, रूट ऑफ 20 is 2√5, so there is 2√5 - 3। so यहां से ये जो डिस्टेंस आ रही है वो है 2√5 - 3। आप d3 का वैल्यू देखें तो वो हमें डायरेक्टली दिख रहा है there is 6 - 3 there is 3। so दोनों डिस्टेंसेस में कौन सा छोटा है? 2√5 - 3 ऑब्वियसली छोटा है 3 से। so shortest distance between the curves is 2√5 - 3। ओके, तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो तो कैसे अप्रोच करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में जो दोनों कर्व्स का जो नॉर्मल होगा वही उसी के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। The function f(x) is sin power 4x plus cos power 4x increases। कोई भी फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ओके, सो इंक्रीज का, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीज करता है इसका मतलब है कि मैं अगर x का वैल्यू बढ़ाऊं तो फंक्शन में जो y का वैल्यू है वो इंक्रीज हो, और अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाऊं और फंक्शन का जो वैल्यू वो डिक्रीज हो, सो दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग का केस है, और ये जो कंडीशन है वो डिक्रीजिंग वाली है। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कोई भी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट हमेशा x एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल फॉर्म करती है। मतलब इसके लिए जो डेरिवेटिव है वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, और अगर इसके किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा x एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, और इसका जो डेरिवेटिव होगा हमेशा ही नेगेटिव होगा। ओके, एक और वर्ड आते हैं दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि फंक्शन केवल इंक्रीज ही करे, और इंक्रीजिंग का मतलब है, इंक्रीजिंग का मतलब इस टाइप का केस होता है कि फंक्शन जो है वो लेट सपोज ऐसे करके और यूं चला जाए, तो फंक्शन यहाँ भी इंक्रीज ही कर रहा है, पर यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 है। ओके, मतलब फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन वो कहीं उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है,
तो इसकी कंडीशन कुछ अलग होती है, तो हम पहले कंडीशन देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो फिर हमें कंडीशन यूज करना होती है f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात अगर करें तो फंक्शन f डैश x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अगर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग की बात करें तो हमें यूज करना है f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0, और फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इन दैट केस f डैश x का जो वैल्यू होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, हम क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है द फंक्शन f(x) इज sin पावर 4x plus cos पावर 4x इंक्रीजेस इफ, तो सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो हम फाइंड करते हैं f डैश x, f डैश x का जो वैल्यू होगा दैट इज 4 sin पावर 3x into differentiation of sin x is what cos x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, सो दैट इज माइनस, हम पहले से मैं माइनस यूज कर रहा हूं क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज माइनस ऑफ sin x, सो माइनस ऑफ 4 cos क्यूब x into sin of x। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 4 sin x into cos x, सो ये बनेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos of 2x, सो दैट इज माइनस ऑफ cos of 2x। यहां से मैं 2 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा, सो दैट इज 2 sin x cos x इज sin of 2x एंड दैट इज माइनस को मैंने यहां ले लिया है और cos of 2x। ओके, सो ये हो रहा है 2 into sin of 2x into cos of 2x इज sin of 4x। ओके, सो जो अपना f डैश x मिला है हमें वो मिला है माइनस ऑफ sin of 4x, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, सो यहाँ पर f डैश x का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो sin of 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है तो वो तो बहुत सारे इंटरवल में नेगेटिव होगा, लेकिन ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपना x is from 0 to pi by 8, तो 4x का वैल्यू होगा 0 से pi by 2, इन 0 to pi by 2 sin 4x जो है वो पॉजिटिव होता है, तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, sin of 4x, तो 4x का जो वैल्यू होगा वो पाई से लेकर 3 pi by 2 होगा, इन दैट केस sin इज नेगेटिव, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 3 pi by 2 to 5 pi by 2, 3 pi by 2 to 2 pi में तो वो पॉजिटिव ही रहता है, सॉरी नेगेटिव रहता है, लेकिन वो 2 pi के बाद में पॉजिटिव बनेगा, तो सी गलत हो गया, ऐसे अपना डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ओके, सो जब भी हमारे पास में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केसेस आए तो हमें 4 कंडीशंस याद रखनी है। ओके, चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स पर। सो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम है चेक द मोनोटोनिसिटी of f(x) is equals to x square plus x when x is less than 0 and sin x plus 1 when x is greater than equals to 0 at x equals to 0। मोनोटोनिसिटी का मतलब है, अगर हम कहें कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर वो नॉन मोनोटोनिक है तो वो फंक्शन इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। मोनोटोनिक का मतलब है कि एक जैसा कुछ चल रहा है जीवन में। अभी कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण हम सभी अपने घर पर बैठे हुए हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ मोनोटोनिक जैसी हो गई है, ना कोई उतार ना कोई चढ़ाव। ओके, सो उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक जो है वो उसके x इक्वल्स टू 0, अब वो जो पूछ रहा है वो एक पॉइंट पर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन ही है लेकिन एक पॉइंट पर। ठीक है, इस एग्जांपल से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, जो आपका नोन फंक्शन है सिग्नम ऑफ x, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सिग्नम x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सिग्नम x का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सिग्नम x जो होता है वो -1 होता है व्हेन x इज लेस देन 0, और वो होता है 0 व्हेन x इज 0। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम x। ओके, अगर हम f(0) की बात करें तो f(0) का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। f(0) माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा जो वैल्यू है वो -1 है, मतलब वो f(0) से छोटा है। 0 प्लस की बात करें तो f(0) प्लस इज 1, तो ये 0 प्लस सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि 0 पर जो वैल्यू है
वो इंक्रीज हो रही है। 0 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 0 से थोड़े से छोटे पर वैल्यू छोटी थी, 0 पर वैल्यू बढ़ी, 0 से थोड़ा सा बड़ा लिया तो और वैल्यू बढ़ी। मतलब कह सकते हैं कि सिग्नम x जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 सिग्नम x इज इंक्रीजिंग। ओके, सेम प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर है, हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसको लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ऊपर वाला जो ग्राफ है दैट इज x स्क्वायर प्लस x, एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। ओके, और इसके दो रूट्स है दैट इज -1, 0। लेकिन हमें x लेस देन 0 पर बनाना है, सो ये जो कर्व बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। हमें x ग्रेटर देन 0 पर कर्व नहीं बनाना है। 0 पर वो कह रहा है कि वैल्यू इंक्लूड नहीं है, सो यहाँ पर हमने एक राउंड सर्कल बनाया है। दूसरा जो कर्व है हमारा दैट इज sin x + 1, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin x है। sin x में हमने 1 ऐड किया हुआ है, मतलब sin x का जो जो वैल्यू होगा उसमें हमें 1 ऐड करना है। सपोज sin x का वैल्यू जहां पर -1 था वहां पर वो 0 देगा, जहां पर 0 था वहां पर 1 देगा, जहां पर 1 था वहां पर 2 देगा। सो sin x का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, 0 पर उसका वैल्यू 1 होगा, जब 1 था तो π/2 था, और जब -1 था तब वो 0 था, तो इस जैसा कुछ उसका ग्राफ बनेगा और ये चलता रहेगा। ओके, x यहाँ पर इंक्लूडेड है तो ये वैल्यू हुई एग्जैक्ट 1। आप अगर ध्यान से देखें तो f(0) का जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 1। f(0) से थोड़ा सा छोटा लेंगे सो वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि 0 से छोटे में हमें इस ग्राफ पर चलना है और वो ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस पर जा रहा है, सो दैट इज f(0) माइनस। f(0) से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, सो इन दैट केस ये जो वैल्यू है वो f(0) से बड़ी होगी, सो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो f(0) प्लस होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर इंक्रीज कर रहा है। ओके, अगर ये ऑर्डर रिवर्स होता तो हम कहते कि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिक्रीज कर रहा है। ओके, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेन का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू mod x व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 2 and 1 when x is equal to 0. At x is equal to 0 fx has, और ऑप्शंस है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, नो एक्सट्रीमम एंड नन ऑफ दिस। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम से क्या समझ रहे हैं? सिंपल सा डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का। लोकल का मतलब है अपने आसपास। ओके, सो मैं बात करूं अगर लोकल मिनिमम की, अगर कोई जैसे कि सपोज करो कि लोकल मिनिमम मतलब ऐसा पॉइंट जो अपने राइट हैंड वाले पॉइंट से भी छोटा हो और अपने लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट से भी छोटा हो, तो वो लोकली तो छोटा हुआ। ओके, और सपोज करो ऐसा पॉइंट जो अपने लोकल आस-पास वाले पॉइंट से बड़ा हो, तो वो लोकली मैक्सिमम हुआ। ओके, वो ग्लोबल है या नहीं है वो अलग डेफिनेशन है, लेकिन वो लोकल तो मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तो है। ओके, सो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बात करें x इक्वल टू 0 की इस क्वेश्चन के लिए, सो हम ग्राफ इसका अगर ड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ mod x। f ऑफ mod x का जो ग्राफ होगा दैट इज ऑफ v शेप, लेकिन x इक्वल टू 0 पर इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ सर्कल। x का जो वैल्यू है -2 से 2 के बीच में, दैट इज mod ऑफ x। mod x का जो वैल्यू है -2 से 2 के बीच में हमें ड्रॉ करना है, सो दैट इज 2 एंड दैट इज -2। ओके, सो हमने -2 से 2 के बीच में mod x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, बट एट x इक्वल टू 0 क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो 0 पर हमने ओपन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर 0 पर वो वैल्यू 0 नहीं है, 0 पर जो वैल्यू है वो कहीं और है, दैट इज इक्वल टू 1। अब जो हम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, हमें क्या करना है कि 0 से थोड़े से बड़े पर वैल्यू निकालनी है, 0 से थोड़े से छोटे पर वैल्यू निकालनी है, और दोनों का एनालिसिस करना है कि वो 0 के वैल्यू ये छोटी है या बड़ी है। सो 0 से मैं जैसे ही थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देखता हूँ, सो हमें मिलता है 1 से छोटा मिलेगा। ओके, यहाँ पर f(0) का जो वैल्यू है, और मैं अगर 0 से थोड़ा सा छोटा देखता हूँ, सो 0 से जैसे ही थोड़ा सा छोटा देखूंगा तो हमें यहाँ कहीं वैल्यू मिलेगा, सो दैट इज 0 माइनस। और 0 से थोड़ा सा बड़ा देखता हूँ तो वो वैल्यू भी हमें 0 f(0) से छोटी मिलेगी। सो इन दैट केस f(0) जो है वो अपने
नेबरहुड से जो है वो बड़ा है, और अगर नेबरहुड से बड़ा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ। ओके, सो दैट इज लोकल मैक्सिमम। सो अपना आंसर हुआ लोकल मैक्सिमम। सब ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जब जीरो से थोड़ा सा बड़ा और उस पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा तो उससे बड़ा होता है, और उस पॉइंट से थोड़ा सा छोटा उससे छोटा होता है। तो इन दैट केस ना तो हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगा ना ही लोकल मिनिमम मिलेगा। इस केस में जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग का केस होगा। ओके, देखते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। fx is equals to x square minus 4 whole raised to the power n into x square plus x plus 1. Here n belongs to natural number. Find n if x is equals to 2 is point of minima. पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा का एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं मिनिमा और मैक्सिमा का। सपोज करो कि हमें कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम डबल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ओके, डबल डेरिवेटिव का यूज कैसे करें? सपोज कि कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो हम एक बार उस कर्व को डिफरेंशिएट करें, f dash x is equals to 0 करें, वहां से हमें जो भी रूट्स मिलेंगे उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव 0 हो। जब डेरिवेटिव 0 के पॉइंट्स हम निकालते हैं तो वो जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको स्टेशनरी पॉइंट्स बोला जाता है। और ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो पॉसिबल नहीं हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है मिलाकर उन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ही, एक पॉलिनोमियल है, x इक्वल टू 2 पर मिनिमा की बात हो रही है, तो मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव की कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो आप f डैश x को 0 करिए। ओके, वहां से जो भी रूट आ रहा है, लेट्स से x इक्वल टू a, हमें इसका एक रूट मिलता है, तो आप f डबल डैश का वैल्यू निकालिए a पर। अगर वो नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे x इक्वल टू a जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू a जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 पर अब इस कर्व को डिफरेंशिएट करें तो वो काफी लेंथी दिख रहा है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर n है इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की हमें जानकारी है कि ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है, इसका जो d है वो नेगेटिव है। ओके, सो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? हमें x इक्वल टू 2 पर वैल्यू चाहिए, और वैल्यू क्या उसने कहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा वो पॉइंट है जहां पर जो उसकी वैल्यू है वो उसके नेबरहुड से छोटी है। ओके, चाहे वो नेगेटिव का है या पॉजिटिव का। सो हमें ये तो समझ आता है कि f ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो 0 है, तो f ऑफ 2 प्लस का हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। f ऑफ 2 प्लस का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे सो ये क्या होगा, x स्क्वायर का वैल्यू मींस 4 प्लस माइनस 4 होल पावर n, और ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि वो एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है, और उसका d जो है वो नेगेटिव है। सो आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। ओके, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव, मींस f ऑफ 2 प्लस का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ओके, अब अगर f ऑफ 2 माइनस का वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाता है तो हम कहेंगे कि f ऑफ 0 जो 2 पर जो वैल्यू 0 मिल रही थी, f ऑफ 2 प्लस और f ऑफ 2 माइनस दोनों के जो वैल्यू है वो 0 से बड़े हैं, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, सो हमें क्या निकालना है, f ऑफ 2 माइनस। जब हम f ऑफ 2 माइनस का वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज 2 माइनस का जब स्क्वायर करूंगा तो वो 4 माइनस होगा, एंड माइनस ऑफ 4 होल पावर n, और ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है ही मल्टीप्लाई में। अब अगर ये भी पॉजिटिव बने तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 4 माइनस का मतलब है कि 4 से थोड़ा सा छोटा, उसमें से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा, और अगर उसकी पावर इवन हो जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर n का जो वैल्यू है वो इवन बन जाता है तो फिर जो पॉइंट x इज इक्वल टू 2 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ओके, कुछ और देखते हैं अच्छे प्रॉब्लम्स।